अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर फाइन। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 11 जो है थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, इसके शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ये कह रही हैं, व्हाई डज ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म ऑन द लीव्स एंड ग्रास इन अ स्प्रिंग मॉर्निंग। स्प्रिंग मॉर्निंग में आपको लीव्स या जो ग्रास है उनके ऊपर ड्यू ड्रॉप्स इस तरह से क्यों जो है वो दिखाई देते हैं, इसका क्या रीज़न है। तो जो रीज़न है वो बेसिकली कंडेंसेशन है, क्योंकि कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वेपर्स हैं वो वेपर्स क्या होता है, बेसिकली वाटर जो है वो गैशियस फॉर्म में है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। किस वजह से? ड्यू टू ड्रॉप इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर में ड्रॉप आने की वजह से वेपर्स का लिक्विड में चेंज हो जाने के प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। और जो हमें ड्यू ड्रॉप्स दिखाई देते हैं वो बेसिकली कंडेंसेशन हमें दिखाई दे रही होती है, कंडेंसेशन हो रही होती है, इस वजह से ड्यू ड्रॉप्स की फॉर्मेशन होती है। आगे रीज़न लिखा हुआ है, ड्यू ड्रॉप्स जो हैं वो लीव्स या ग्रास पे अर्ली इन द मॉर्निंग इनकी फॉर्मेशन होती है कंडेंसेशन की वजह से। जैसे जैसे नाइट प्रोग्रेस कर रही होती है तो जो ग्राउंड और जो प्लांट्स हैं वो अपना हीट को लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और कूल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। और टेम्परेचर में एकदम से चूँकि ड्रॉप आ जाता है, इस ड्रॉप इन टेम्परेचर की वजह से वाटर वेपर्स जितने भी होते हैं एयर में वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। और इन सरफेस पे फिर हमें ये कंडेंस हुए हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये ज़्यादातर स्प्रिंग मॉर्निंग्स में होता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादातर यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है ओवरनाइट और ह्यूमिडिटी लेवल्स जो होते हैं वो हाइयर होते हैं। ड्रू जो है यहाँ पे वो हेल्प करती है, मॉइस्चर को प्रोवाइड करती है प्लांट्स में, और ये वाटर साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये आपकी बुक का जो चैप्टर है यही 11 चैप्टर, इसका जो 48 पेज है वहाँ पे भी कंडेंसेशन में ड्यू ड्रॉप्स का जिक्र दिया हुआ है। आप वहाँ से इसको पढ़ेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएशन ऑन द सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन। सब्लिमेशन और डेपोजिशन टू डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। इन पे हमसे पूछा हुआ है कि प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएशन का इन दोनों पे क्या इफेक्ट होता है। तो हम सबसे पहले सब्लिमेशन के बारे में बता देते हैं और फिर डेपोजिशन में बताएंगे प्रेशर को कम करने से, ज़्यादा करने से या टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने से क्या इफेक्ट होता है। सब्लिमेशन क्या होता है कि सॉलिड जो फेज़ है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो गया, यानी कि सॉलिड पहले मेल्ट होकर लिक्विड में नहीं गया बल्कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो गया। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है सब्लिमेशन पे। इसमें हमें ये बताया कि जब लोअर प्रेशर होता है तो सब्लिमेशन ज़्यादा इजीली होती है, सब्लिमेशन का रेट ज़्यादा हो जाता है लोअर प्रेशर पे। क्यों? क्योंकि लोअर प्रेशर की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड फेज़ के वो जल्दी से गैशियस फेज़ में चेंज हो जाते हैं और वो लिक्विड में चेंज नहीं होते, बल्कि क्या है, सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि देखिए सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज टुगेदर होते हैं और गैस में उन पार्टिकल्स में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता होता है। इंटरमोलेकुलर जो डिस्टेंस है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो चुका होता है। तो जब प्रेशर कम होगा तो ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल दूर दूर मूव करेंगे और उनका गैस में चेंज हो जाना काफ़ी आसान हो जाएगा। टेम्परेचर की अगर बात करें, हायर टेम्परेचर जो है वो उस एनर्जी को, जो एनर्जी चाहिए सॉलिड पार्टिकल्स को गैस फेज में जाने के लिए, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी इनको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी और डायरेक्टली जो है पार्टिकल सॉलिड से गैस में एंटर हो जाएंगे, बजाय सॉलिड से पहले लिक्विड में जाने के और फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के। सॉलिड पार्टिकल को एनर्जी इतनी ज़्यादा मिलती है कि वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट आ गया। सब्लिमेशन पे डेपोजिशन क्या होती है कि गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। और गैस जब डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होती है तो हम इस प्रोसेस को डेपोजिशन बोलते हैं। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है डेपोजिशन पे? डेपोजिशन जो है वो हायर प्रेशर पे ज़्यादा देखने को मिलती है, इसका रेट ज़्यादा होता है क्योंकि हायर प्रेशर पे गैस मॉलिक्यूल कंप्रेस हो जाते हैं, क्लोज टुगेदर आ जाते हैं और ये ट्रांजिशन को आसान बना देते हैं गैस से सॉलिड में जाना। गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, सॉलिड के कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है डेपोजिशन पे? लोअर टेम्परेचर जो है वो डेपोजिशन को प्रोमोट करता है। क्यों? जैसा कि टेम्परेचर ड्रॉप होता है गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है और वो डायरेक्टली सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम समराइज कर दें सारी बात को तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सब्लिमेशन है वो लोअर प्रेशर पे फेवर होती है और हायर टेम्परेचर पे। ये दो चीज़ें हैं जो कि सब्लिमेशन को फेवर कर रही होती हैं और डेपोजिशन को जो है वो हायर प्रेशर और लोअर टेम्परेचर फेवर कर रहा होता है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थर्ड की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। व्हाई डू वेपर्स फॉर्म ऑन द हैंडल ऑफ द हैंडल एंड साइलेंडर ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर व्हेन इट इज़ डिस्चार्जेड। अच्छा, ये आपको फायर सिलेंडर, फायर एक्सटिंग्विशर दिखाया हुआ है। इसमें कह रहे हैं कि जब हम इसको डिस्चार्ज करते हैं, आई मीन हमने जब इसको यूज़ किया
तो आपको इसके हैंडल पे और सिलेंडर पे जो है वो वाटर वेपर्स क्यों दिखाई देते हैं। अच्छा, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स कंटेन अ प्रेशराइज्ड गैस ऑफन CO2 दैट इज स्टोर्ड इन द लिक्विड फॉर्म। कि हमारे पास ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ना, इसमें क्या है, बेसिकली गैशियस फॉर्म, जो हमारे पास लिक्विफाइड गैस मौजूद है, अंडर प्रेशर मौजूद है, प्रेशर उसका काफ़ी हाई है। तो हम जब वाल्व को ओपन करते हैं ना, तो वो जो प्रेशराइज लिक्विड गैस है वो रैपिडली रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में। जैसे ही वो रिलीज़ हुई, पहले वो क्या था, ऑलरेडी कंप्रेस्ड थी, क्योंकि वो इतने से सिलेंडर में हमने उसको हाई प्रेशर अप्लाई करके इसमें स्टोर किया हुआ था। अब जब वो यहाँ से रिलीज़ होगी, एटमॉस्फेयर में आएगी, एटमॉस्फेयर में उसको इतनी ज़्यादा स्पेस मिली, गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे। एक्सपेंशन में डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, जिसमें एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन आ जाता है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है सिस्टम का वो ड्रॉप कर जाता है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब यहाँ पे होगी, गैस मॉलिक्यूल की प्रेशर और टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो ये जो रैपिड प्रेशर का ड्रॉप हुआ है, टेम्परेचर का ड्रॉप हुआ है, इसकी वजह से आसपास यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, जिस सिस्टम को हम फिलहाल स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा कि एक तरह का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। इसकी वजह से जो मॉइस्चर है यहाँ के एयर में, वो वेपर स्टेट में रह नहीं सकेगा, ठीक है, वो रिटेन नहीं कर सकेगा अपनी वेपराइज्ड स्टेट को, बल्कि वो फ़ौरन से लिक्विड फेज में चेंज हो जाएगा, उसकी कंडेंसेशन हो जाएगी। तो इस वजह से एकदम से प्रेशर और टेम्परेचर में ड्रॉप आने की वजह से जो वाटर वेपर्स हैं यहाँ के सारे, एयर में जो वेपर्स की फॉर्म में वाटर है, वो सारा का सारा लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और उसकी वजह से हमें इस सरफेस पे जो है वो वाटर वेपर्स दिखाई देते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, कंडेंसेशन हुई। इस प्रोसेस में कंडेंसेशन की वजह से हमें वाटर वेपर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। हाउ डज स्वेटिंग हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। अच्छा, जो स्वेटिंग का प्रोसेस स्पेसिफिकली समर में ज़्यादा होता है, यहाँ पे हम चूँकि स्पेसिफिकली एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज में क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, पसीना बनाते हैं, और पसीने की जो हमारी कंपोजिशन है वो ज़्यादा उसमें वाटर कंटेंट है। उसके बाद फिर सॉल्ट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब जो स्वेट हमारी स्किन की सरफेस पे फॉर्मेशन उसकी हुई, तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करता है। ये हीट एब्जॉर्ब करके स्वेट खुद इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होती है कि ये जो लिक्विड फॉर्म है ना स्वेट, ये चेंज हो जाएगा वेपर फॉर्म में। और ये जो इवेपोरेशन हुई, इवेपोरेशन कैसे हुई, स्वेट कैसे लिक्विड से गैस में चेंज हुआ, उसने हमारी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब किया। तो वो जो उसने हीट को एब्जॉर्ब किया, तो हमारी बॉडी में जो हीट थी वो चूँकि स्वेट ने एब्जॉर्ब कर ली, तो हमारी बॉडी हमें फील होगी, काफ़ी टेम्परेचर में कमी फील होगी, हमें कूलिंग फील होगी। तो इस वजह से जो है वो स्वेटिंग का ये एक फिनोमेना है, जिसको हम इवेपोरेटिव कूलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और जो एब्जॉर्प्शन हुई हीट की हमारी स्किन से, वो हमारी स्किन के टेम्परेचर को लोअर कर देती है, और इसकी वजह से हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाती है। अच्छा, ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस हो गए। आगे 5th की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कंसिडर अ पीस ऑफ मेटल एक्स इनिशियली एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सी। इट इज़ प्लेस्ड ऑन अ हीटर विच इज़ प्रोवाइडिंग हीट एट अ कॉन्स्टेंट रेट until it reaches a final temperature of 400 degree C. The metal X has melting point of 250 degree C. Draw a temperature time graph illustrating the changes in the temperature of the metal as it is heated. और बी पार्ट में बोला हुआ है, now examine a different metal Y which has a higher latent heat of fusion compared to metal X. Both metals have identical melting points and heat capacities. The heating procedure for metal Y is conducted under the same energy supply rate as metal X. Describe how the temperature time graph for metal Y will differ from that of metal X considering the implications of its greater latent heat of fusion. अच्छा, इसमें दो मेटल्स हमें दिए हुए हैं, एक X है दूसरा Y है। जो मेटल एक्स है ना, वो इनिशियली टेम्परेचर 100 डिग्री सी पे है, उसको हमने हीटर पे प्लेस किया, उसको हीट करना स्टार्ट किया, और उसका टेम्परेचर 100 के अब 400 तक पहुंच चुका है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो 250 पे आया था। हमने क्या करना है, इसका एक टेम्परेचर टाइम ग्राफ बना लेना है, जो कि हमें इसलिए हीटिंग सारा प्रोसेस दिखा रहा होगा, ठीक है। अब नीचे क्या है, हमारे पास एक और मेटल है वाई, उसकी हायर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है एज़ कम्पेयर टू एक्स। हायर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होने का क्या मतलब है, मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा हीट लेगा, ठीक है। और लेकिन ये कह रहे हैं कि इन दोनों के आइडेंटिकल मेल्टिंग पॉइंट्स और हीट कैपेसिटीज़ है। जो हीटिंग प्रोसीजर है मेटल वाई का, वो कंडक्ट हुआ है अंडर द सेम एनर्जी सप्लाई की। हीटिंग प्रोसीजर दोनों का सेम है। तो हमने ये बताना है कि इन दोनों का जो टेम्परेचर टाइम ग्राफ आएगा वो किस तरह से डिफरेंट होगा। तो ये नेक्स्ट मैंने जो है दोनों का ग्राफ एक साथ बना दिया। 100 डिग्री सी से हम स्टार्ट हुए, 250 जो था हमारे पास
स्टेटमेंट को देखें, 250 मेल्टिंग पॉइंट है और 400 तक मेटल एक्स जो है पहले पहुंचा। तो मेटल एक्स पहले ही हीट होना स्टार्ट हुआ 250 पे वो मेल्टिंग उसकी थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन हमने हीट उसको सप्लाई करते रहे जब तक कि वो 400 तक नहीं पहुंचा। तो हमारे पास मेटल एक्स के लिए ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। मेटल जो हमारे पास वाई है उसके लिए क्या होगा कि ये वाली जो लाइन है ना, ये बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को जो दिखा रही है, ये इसके लिए थोड़ी सी लेंथ में थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी। तो ये इन दोनों के ग्राफ में जो है वो फ़र्क आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट में हमने क्या बताना था, बी पार्ट में हमने जो हमारे पास मेटल वाई है ना उसके ग्राफ और जो वाई का एक्स का ग्राफ है, उन दोनों में जो डिफरेंस है वो बताना है। अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें कंपैरिजन जो बताया हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि हमारे पास जो मेटल वाई है उसकी लॉन्गर फ्लैट लाइन हमें 250 डिग्री सी पे शो हो रही है। उसका क्या मतलब है कि इसको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि इसकी जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो थोड़ी ज़्यादा है। अब इन दोनों के जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो सेम है, इन दोनों की हीट कैपेसिटी सेम है, जो रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई है वो दोनों के लिए सेम है। तो हमें क्या पता चलता है, लेकिन जो मेटल वाई है उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो ज़्यादा है मेटल वाई एक्स के मुकाबले में। ग्राफ पे क्या इफेक्ट आ रहा है, 100 से 250 पे अगर देखेंगे तो दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है, दोनों जो हीट अप हो रहे हैं वो सेम रेट पे हो रहे हैं। 250 डिग्री सी पे क्या है कि वो मेल्टिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है, जो फ्लैट पार्ट हमें दिखाई दे रहा होता है उस पर टेम्परेचर टाइम ग्राफ जो है वो मेटल वाई के लिए लॉन्गर है। ये देखिए, ये इधर ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, ठीक है, ये लॉन्गर ही है। अच्छा, ये इसके लिए लॉन्गर आ गया और इसका मतलब है इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा टाइम चाहिए कम्प्लीटली मेल्ट होने के लिए। ये अभी मेल्ट होना स्टार्ट नहीं हुआ, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, होगा 250 पे लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेके होगा। अब 250 से 400 जाने में क्या है कि इनका दोबारा से ग्राफ जो है वो सेम हो जाएगा, क्योंकि इनकी स्लोप सेम आ रही होगी, इनकी हीट कैपेसिटी सेम है और हीटिंग रेट जो है वो कांस्टेंट है। तो समरी ओवरऑल क्या आ जाएगी, इसमें ये बताया हुआ है कि जो ओनली डिफरेंस है वो ये है कि जो हॉरिजॉन्टल या जो मेल्टिंग सेक्शन है वो मेटल वाई के लिए थोड़ा सा लॉन्गर है, क्योंकि इसकी ग्रेटर होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जो बाकी सारे पार्ट्स हैं ग्राफ के वो सेम रहते हैं। नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट है कि हाउ डज प्रेशर इन अ कार चेंजेस ड्यूरिंग अ लॉन्ग ड्राइव ऑन अ हॉट डे। अगर लॉन्ग ड्राइव है, हॉट डे है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, तो प्रेशर जो है कार का वो किस तरह से चेंज होता है। अच्छा, होता क्या है, हीट जनरेशन होती है। हीट जनरेट कैसे होती है, फ्रिक्शन की वजह से। जैसे ही टायर रोल होता है रोड पे तो उसमें हीट जनरेट होती है फ्रिक्शन की वजह से, और ये हीट ट्रैप ही होती है विद इन द टायर, और टेम्परेचर जो है एयर का जो इनसाइड है वो राइज होना शुरू हो जाता है। फिर एयर की एक्सपेंशन होती है, क्यों, क्योंकि एयर का टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है वो एक्सपैंड होगी, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने से मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वाइब्रेशन इंक्रीज़ होती है, तो वो दूर दूर थोड़ा सा मूव करते एक्सपैंड हो जाते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, उनका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, और जो वार्म एयर है उसकी स्पेस ज़्यादा हो जाती है। अब क्या होगा, प्रेशर इफेक्ट, प्रेशर में क्या इफेक्ट आएगा कि जो कंबाइंड इफेक्ट है, हीट जनरेट हो रही है, एयर एक्सपैंड हो रही है, इन दोनों की वजह से प्रेशर जो है वो ओवरऑल इंक्रीज़ कर जाएगा। जितना 5.6 डिग्री राइज टेम्परेचर में आएगा तो जो प्रेशर है उसमें इतना जो है वो इंक्रीज़ आ जाएगा, और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से जो ब्लो आउट है उसका चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इफ़ेक्ट होता है जब प्रेशर इन अ कार जो है वो ड्यूरिंग अ लॉन्ग ड्राइव ऑन अ हॉट डे इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर टायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अंडरस्टैंडिंग थर्मल एक्सपेंशन हेल्प्स प्रिवेंट क्रैक्स इन द साइड वॉक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। अच्छा, साइड वॉक्स की ये डायग्राम देखें। अब इसमें क्या है, ऑलरेडी गैप्स हैं, अगर गैप्स नहीं बनाए जाएंगे तो वो इस तरह से क्रैक हो जाएंगी। अब इसका क्या रीज़न है, और ये हमसे पूछ रहे हैं कि थर्मल एक्सपेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें किस तरह से हेल्प करता है कि हम इन साइड वॉक्स में इन क्रैक्स को प्रिवेंट कर सकें हॉट वेदर में। इसमें ये बताया हुआ है कि थर्मल एक्सपेंशन को अंडरस्टैंड करके क्रैक्स जो हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि जो मटेरियल है, जिस तरह से कि कंक्रीट के ये बने हुए, जब भी इनको एक्सपोज किया जाता है हीट से तो ये एक्सपैंड होते हैं। अगर हमने इनके दरमियान स्पेस नहीं रखी, एक्सपेंशन की स्पेस नहीं इनको प्रोवाइड की, तो क्या होगा, इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से कंक्रीट क्रैक हो जाएगी या बकल कर जाएगी। इंजीनियर्स जो इसको बना रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि थोड़े से स्मॉल गैप्स यहाँ पे ऑलरेडी रखे जाते हैं, ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मकसद क्या होता है कि ये जो जॉइंट्स हैं, ये जो गैप्स हैं, जो टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से जो इसमें एक्सपेंशन आती है उसके लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं। तो इससे जो स्ट्रक्चरल डैमेज होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, डैमेज कम हो जाता है, और इस तरह से ये जो साइड वॉक्स हैं ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग और ये स्टेबल रहती हैं ज़्यादा देर के लिए। तो इस तरह से थर्मल एक्सपेंशन हमें हेल्प करती है कि हम क्रैक्स को प्रिवेंट कर सकें।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर स्ट्रक इन द स्नो विद योर कार, विच वुड बी मोर इफेक्टिव फॉर मेल्टिंग द स्नो ट्रैप्ड अंडरनीथ अ पॉट ऑफ हॉट वाटर और अ हाई पावर्ड हीट लैम्प। इसमें कह रहे हैं कि आप इमेजिन करें कि आपके पास कार है और आप स्नो में स्ट्रक हो गए हैं कार समेत। तो क्या इफ़ेक्टिव मेथड होगा कि अगर हम जब स्नो को मेल्ट करवाना चाह रहे हैं कि हम क्या करें, हीट लैम्प यूज़ कर लें या पॉट ऑफ हॉट वाटर यूज़ कर लें, दोनों में से हमें एक चूज़ करना है। तो आंसर है कि अ पॉट ऑफ हॉट वाटर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा स्नो को मेल्ट करवाने के लिए। किस वजह से? जो हॉट वाटर है वो हीट को डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेगा कंडक्शन के प्रोसेस से। कंडक्शन में क्या होता है, टू बॉडीज़ डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट होती हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट में होती हैं, इमीजिएट कॉन्टैक्ट होता है उनका। तो वो चूँकि वाटर जो हमारे पास पॉट है वो स्नो के साथ डायरेक्टली इन द कॉन्टैक्ट होगा और इसकी वजह से वो टेम्परेचर में चेंजेस लेकर आएगा। जो थर्मल एनर्जी है वो एफिशिएंटली अब्जॉर्ब होगी, स्नो जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम हाई पावर हीट लैम्प यूज़ करते हैं तो वो रेडिएंट हीट, रेडिएशन की वजह से वो हीट ट्रांसफ़र करेगा, उसको हम रेडिएंट हीट बोल रहे हैं। तो ये लेस इफेक्टिव है, इसकी पेनिट्रेशन कम होगी और ये ज़्यादा टाइम लेगा मेल्टिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करवाने के लिए, और स्पेशली जब ज़्यादा कोल्ड या विंडी कंडीशंस होंगी। तो जो हॉट वाटर है वो हमें फास्टर और मोर एफिशिएंट मेल्टिंग प्रोवाइड करेगा इस तरह के सिनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अ प्लांट लीव्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू आउट द प्लांट। जो इवेपोरेशन हो रही होती है वाटर की प्लांट के लीव से, तो वो किस तरीके से हेल्प करती हैं प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट है न्यूट्रिएंट्स की या वाटर की, इसका उसमें क्या रोल है। जो इवेपोरेशन है प्लांट लीव से, जो जिसको हम ट्रांसपायरेशन भी बोलते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, एक सक्शन फोर्स प्रोड्यूस होती है और वो वाटर को अपवर्ड पुल करवाती है, रूट्स से लेकर स्टेम की तरफ लेकर जाती है। वाटर जैसे जैसे इवेपोरेट होता है लीफ की सरफेस से, तो लीफ में पीछे क्या है, प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। इस प्रेशर के कम होने की वजह से क्या होता है, जो भी चीज़ हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं कि हमेशा हाई प्रेशर वाले रीजन से लो प्रेशर वाली रीजन की तरफ मूवमेंट होती है। तो लीव्स में प्रेशर कम हो गया, नीचे रूट्स वगैरह में ज़्यादा है, तो रूट से ऊपर लीव्स की तरफ मूव करेगा। तो इस तरीके से जो ये इवेपोरेशन हो रही है, इसकी वजह से ट्रांसपायरेशन में हेल्प हो रही है, वाटर या न्यूट्रिएंट की मूवमेंट में हेल्प हो रही है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से वाटर जो है वो रूट से जाइलम वेसल्स तक पहुंचेगा। वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स जितने भी होंगे जो डिसॉल्व्ड हैं वो भी ट्रांसपोर्ट होंगे वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, और ये सपोर्ट करते हैं ग्रोथ को और बाकी फंक्शंस को। ये जो कॉन्टीन्यूस अपवर्ड फ्लो है ये वाइटल है प्लांट की हाइड्रेशन और न्यूट्रिएंट सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट जो है, वाई डज एडिंग आइस टू अ ड्रिंक कूल इट डाउन मोर इफेक्टिवली देन एडिंग कोल्ड वाटर। इसमें कह रही हैं कि हमारे पास एक ड्रिंक है तो उसको हम कूल करवाने के लिए उसमें आइस डायरेक्टली ऐड क्यों करते हैं बजाय इसके कि हम इसमें कोल्ड वाटर ऐड कर लें। आंसर क्या है, एडिंग आइस टू अ drink cools it down more effectively than adding cold water because ice absorbs a large amount of heat as it melts, a process called latent heat of fusion। जब हम आइस को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आइस जो है उस ड्रिंक में से जितनी भी हीट है उसको ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करके खुद मेल्ट हो जाएगी, और इस प्रोसेस को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। जब आइस मेल्ट होती है तो इसको एनर्जी रिक्वायर होती है कि वो सॉलिड से लिक्विड फेज में चेंज हो। तो वो एनर्जी कहाँ से हासिल करेगी, उस हीट एनर्जी बेसिकली हासिल करेगी जो कि हमारी इस ड्रिंक में होगी, और टेम्परेचर जो है वो अच्छा खासा रिड्यूस होगा। लेकिन कोल्ड वाटर अगर हम यूज़ करें तो वो टेम्परेचर को हीट एक्सचेंज के ज़रिए से लोअर करेगा, और इसमें इतना फेस चेंज चूँकि नहीं आ रहा होता तो ये एब्जॉर्ब करता है लेस हीट ओवरऑल। ठीक है, तो आइस जो है हमारे पास वो अपना फेस चेंज कर रही होती है। ठीक है, आइस सॉलिड फॉर्म में है ना, वो लिक्विड में मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जाती है, तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है। इसलिए आइस अगर हम यूज़ करेंगे ड्रिंक में तो वो ज़्यादा कूल डाउन होगी, टेम्परेचर कम होगा। लेकिन अगर हम वाटर यूज़ कर लेते हैं, वाटर कम हीट एब्जॉर्ब करेगा ओवरऑल, तो इसकी वजह से मेल्टिंग आइस जो है वो ड्रिंक को ज़्यादा एफिशिएंटली कूल डाउन करती है। तो हमारे पास टोटल इस चैप्टर में 10 ही क्वेश्चंस थे और ये कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ में कोई मसला हो आप उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।